हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम आप सब जानते हैं कितने होते हैं। 3 न्यूटन की गति के नियम होते हैं और ये तीनों के तीनों नियम किसके बारे में जानकारी देते हैं? बल के बारे में। बोले तो न्यूटन की गति के नियम हमको किसके बारे में जानकारी देते हैं? बल के बारे में। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है कि बल क्या चीज होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है अपन जब पढ़ेंगे तो प्रथम नियम बेसिकली क्या देगा? बल की परिभाषा देगा कि बल क्या चीज है, बल को हम कैसे परिभाषित करेंगे। गति का जो दूसरा नियम है, द्वितीय नियम है, वह आपको देगा बल के परिमाण और बल की दिशा के बारे में कि बल का परिमाण क्या होगा, कैसे बल का परिमाण क्या ज्ञात किया जाएगा और कैसे बल की दिशा ज्ञात की जाएगी। गति का जो तीसरा नियम है, जो तृतीय नियम है, वो आपको देगा बल की प्रकृति कि बल का नेचर क्या है, बल की प्रकृति क्या है, किस टाइप का उसका नेचर होता है। गजब की बात ये कि गति के ये नियम सभी प्रकार के बलों के लिए लागू होते हैं। सभी प्रकार के बलों के लिए लागू होते हैं। मीन्स वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे विद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे घर्षण बल हो, चाहे अवमंदन बल हो, चाहे शायक बल हो, गति के ये तीनों नियम हर प्रकार के बलों के लिए लागू होते हैं। ये पर्टिकुलर किसी बल के लिए लागू नहीं है। जैसे अगर आप को सुनने में आया होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल तभी लगेगा जब हम वस्तुओं के मध्य कौन सा बल देख रहे होंगे? गुरुत्वाकर्षण का बल देख रहे होंगे। आप जब 12th स्टडी करेंगे तो आएगा विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम आएगा बल के लिए, लेकिन वो कौन से टाइप के बल के लिए आएगा? केवल विद्युत बल के लिए आएगा। लेकिन गति का जो नियम है, न्यूटन की गति के जो ये नियम है, ये तीनों नियम वो क्या होंगे? सभी प्रकार के बलों के लिए लागू होंगे। बोले तो ये तीनों नियम सभी प्रकार के बलों के लिए लगेंगे। इस वजह से हम जब प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम बोलेंगे तो हम केवल बल बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, हम ये नहीं बोलेंगे विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल का योग नहीं बोलेंगे। ये सभी प्रकार के लिए बलों के लिए लागू होगा, चाहे वो केवल एक ही बल हो, चाहे वो बल बहुत सारे बलों से मिलकर बना हो। अर्थात गति के ये तीनों नियम है वो हर प्रकार के बलों के लिए लगेंगे। मीन्स हर चैप्टर में किसी भी टाइप, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइप के बल आएंगे, लेकिन ये नियम हर टाइप के बलों के लिए लागू होंगे। हाँ, कुछ नियम पर्टिकुलर उस टाइप के बलों के लिए लागू होंगे, लेकिन ये नियम सभी प्रकार के बलों के लिए लगेंगे। गुरुत्वाकर्षण बलों के लिए अलग नियम आएगा, विद्युत बलों के लिए अलग नियम आएंगे, घर्षण बल के अपने नियम होंगे। तो वो जो नियम होंगे वो पर्टिकुलर उन्हीं टाइप के बलों के लिए लगेंगे, लेकिन ये तीनों नियम सभी प्रकार के बलों के लिए लगेंगे। तो पहली बात, गति के जो नियम आएंगे वो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में भी लागू होंगे, घर्षण बल में भी लागू होंगे, विद्युत वाले चैप्टर में भी लागू होंगे, चुंबकीय बल में भी लागू होंगे, बोले हर प्रकार के बलों में लागू होंगे। और आप जैसा सब जानते हैं क्या फिजिक्स क्या चीज है? फिजिक्स क्या चीज है? प्रकृति में पाए जाने वाले बलों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो हम डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट टाइप के बलों के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब हम किसी पर्टिकुलर बल के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर जो लॉज आएंगे वो पर्टिकुलर उस बल के लॉज होंगे, उस टाइप के बल के लिए लागू होंगे, लेकिन ये वाले नियम वहां पर भी लागू होंगे। अर्थात ये नियम सभी प्रकार के बलों के लिए लागू होंगे। तो गति का प्रथम नियम क्या देता है? बल की परिभाषा देता है। दूसरा नियम बल के परिमाण दिशा को बताता है। तीसरा नियम बल की प्रकृति को बताता है। देखा जाए तो बल की परिभाषा प्रथम नियम से आती है, लेकिन मैं बल की परिभाषा पहले दूंगा और फिर प्रथम नियम बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बल की परिभाषा की। बल क्या चीज होती है?
तो सबसे पहले बल को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले बल को परिभाषित करते हैं। तो बल की परिभाषा या बल क्या चीज होती है उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कोई अगर वस्तु रुकी है रेस्ट पर है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, आप इसको चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं खिसकना शुरू कर दे, गति करना शुरू कर दे, तो क्या ये वस्तु अपने आप गति करने लग जाएगी या नहीं, जब तक आप इस पर बल नहीं लगाएंगे। तो जैसे मैं इस पर बल लगाऊंगा ये वस्तु चलना शुरू कर देगी, इसके पास अपना क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। बोले तो वस्तु स्थिर अवस्था से क्या गई, गति अवस्था में गई, ठीक। या यूं बोलूं वेग 0 था, अब ये 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगी और अब बल लगता रहेगा तो लगातार इसका वेग बदलता रहेगा। कुल मिलाकर वेग 0 था, अब 5 मीटर पर सेकंड आ गया, बोले तो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। या स्थिर अवस्था कौन सी अवस्था में है, गति की अवस्था में। अब मान लीजिए वस्तु पहले से ही चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब अगर मैं इस पर बल लगा दूं, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब यदि मैं इसका वेग बढ़ाना चाहूं, मैं चाहूं कि ये तेज दौड़ने लगे, तो क्या ये अपने आप तेज दौड़ने लग जाएगी या नहीं, मेरे को बल लगाना पड़ेगा। वो भी किधर किधर, इसके वेग की दिशा में। तो इसका वेग 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 15 बढ़ता जाएगा लगातार। तो आप बल लगाएंगे तो इसका वेग बढ़ेगा। बोले तो अभी भी गति की अवस्था में थी, बल लगाने के बाद भी गति की अवस्था में, लेकिन फिर भी गति की अवस्था में परिवर्तन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ गति की अवस्था में वेग 5 था, यहाँ 7 होता, और थोड़ी देर बाद बल लगातार होगा तो थोड़ी देर बाद इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड भी हो जाएगा। तो चाहे ये गतिशील अवस्था में, लेकिन वेग तो बदल रहा है, और वेग बदल रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब इसकी गति की अवस्था बदल रही है। गति की अवस्था बदलने का मतलब उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से अगर ये वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, मैं इसको रोकना चाहता हूं, इसका वेग कम करना चाहूंगा, तो अपने आप रुक जाएगी क्या, नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर एक बल लगाना पड़ेगा वेग के विपरीत दिशा में। तो इसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कहने का मतलब अगर ये गति कर रही है तो इसका वेग बढ़ाना है, चाहे वेग घटाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बिना बल लगाए आप इसका वेग कम नहीं कर सकते, आपको बल लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये वस्तु मान लीजिए सीधी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मुड़ जाए, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और जैसे ये मुड़ जाएगी, इसके वेग की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अर्थात वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कि बल कर क्या रहा है, स्थिर अवस्था वाली वस्तु को गति की अवस्था में ला रहा है, या गतिशील अवस्था को और गतिशील अवस्था में लाने की कोशिश कर रहा है, या यूं बोलो उसके वेग में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, गति कर रही है तो उसको स्थिर अवस्था में लाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर बल क्या कर रहा है, वस्तु की स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। या यूं भी बोल सकते हैं बल क्या कर रहा है, वस्तु के वेग में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, वेग में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या उत्पन्न कर रहा है, त्वरण उत्पन्न कर रहा है। तो हम बल को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह कारक है जो वस्तु की गति की अवस्था या स्थिर अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। या बल को एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं, बल वह कारक है जो वस्तु के वेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो एक और परिभाषा बल की कि बल वह कारक है जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। तो बल को हमने 3 प्रकार से परिभाषित किया कि बल वह कारण है, वह रीजन है, या बल वह बला है जो वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है, रुकी हुई वस्तु को चला देता है, चल रही वस्तु को और तेज चला देता है या रोक देता है। कुल मिलाकर बल लगाने से उसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। गति की अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो गया।
तो बल वह कारक है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। अर्थात बल वह कारक है जो वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। वैसे बलों को अलग अलग हिसाब से बलों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। यहां मैं बात करूंगा दूरी के आधार पर बलों का वर्गीकरण। ठीक है, दूरी के आधार पर बलों का वर्गीकरण। तो एक को बोलते हैं क्षेत्रीय बल या दूरी पर कार्यरत बल, और एक को बोलेंगे संपर्क बल। पिंडों के दूरी के आधार पर बलों को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलेंगे दूरी पर कार्यरत बल या क्षेत्रीय बल, और या एक को बोलेंगे संपर्क बल। तो एक चीज देखना, जब एक पिंड उससे दूर स्थित पिंड पर बल लगाता है तो इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वह क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय बल या दूरी पर कार्यरत बल। मैंने क्या बोला, जब एक पिंड उससे दूर स्थित का मतलब इनके बीच में कोई टच नहीं है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर है, तो यह पिंड इससे दूर स्थित वस्तु पर क्या करता है या दूर स्थित पिंड पर बल लगाता है। इसी तरह से यह पिंड भी इससे दूर स्थित पिंड पर क्या लगेगा, बल लगाएगा। तो चूंकि ये दोनों पिंड एक दूसरे से दूर है तो इस बल को अपन क्या बोलेंगे, दूरी पर कार्यरत बल। जैसे अपन सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। ये पेन है, पृथ्वी की सतह को टच नहीं कर रहा, टच कर रहा है क्या, सतह पृथ्वी की सतह ये है क्या, नहीं है, पृथ्वी की सतह तो नीचे है। लेकिन जैसे मैं इस पेन को छोड़ता हूं आपकी पृथ्वी इसको अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो पता लगा आपकी ये पृथ्वी है और ये वस्तु है। आप सब जानते हैं आपकी पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो गौर फरमाना, ये वस्तु पृथ्वी की सतह के स्पर्श में, पृथ्वी की सतह को स्पर्श नहीं कर रही है, पृथ्वी की सतह से दूर है, अर्थात ये एक दूसरे को टच नहीं करे, फिर भी पृथ्वी ने इससे दूर स्थित वस्तु पर क्या लगा दिया, एक बल लगा दिया जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगा, जब पिंड दूर है तब भी लगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दूरी पर कार्यरत बल। तो होता क्या है बेसिकली, यह पृथ्वी इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगा रही है, क्योंकि आपकी पृथ्वी अपने चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। आपकी पृथ्वी अपने चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करती है जो आंखों से तो दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। कैसे, कि जैसे इस पेन को छोड़ता हूं यह पृथ्वी इस पेन को अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो इस पृथ्वी ने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया, एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न किया। उस अदृश्य क्षेत्र में जैसे हम किसी वस्तु को लेकर आएंगे, उस अदृश्य क्षेत्र में या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जैसे हम किसी अन्य वस्तु को लेकर आएंगे, इस अन्य वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से इस पर एक बल लगेगा। तो इस पर बल किसकी वजह से लगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से लगा, इसलिए हम इसको क्षेत्रीय बल भी बोलते हैं। और यह बल तब भी लागू होता है जब दो पिंड एक दूसरे से दूर होते हैं। आप सब जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, भिन्न-भिन्न त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो आपका नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपने केंद्र की ओर क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। आवेशों के मध्य लगने वाला यह बल क्या कहलाता है, विद्युत बल। तो पता लगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से टच में नहीं है। नाभिक तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक से दूर स्थित है। फिर भी नाभिक ने क्या करा, इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाया, विद्युत बल लगाया। क्या लगाया, विद्युत बल लगाया।
तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे फिर भी बल लगा रहे हैं, तो ये कौन सा बल हुआ? दूरी पर कार्यरत बल। तो आपका विद्युत बल भी एक तरह से क्या हो गया? दूरी पर कार्यरत बल। अब हुआ क्या? इस नाभिक ने अपने चारों तरफ भी अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न किया। ये नाभिक धनावेशित है, बोले तो आवेशित है, तो आवेश के कारण उत्पन्न यह अदृश्य क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आपका यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत बल लग रहा है। इस वजह से इस दूरी पर कार्यरत बल को भी हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय बल बोलते हैं। वैसे इसका मतलब क्या हुआ? दो वस्तुओं के मध्य दूरी पर रहने पर भी दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर है, फिर भी वो एक दूसरे पर बल लगाती है, तो ऐसा तभी होगा कि जब ये वस्तुएं अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगी? कोई एक क्षेत्र उत्पन्न करेगी और उस क्षेत्र के कारण ये अन्य वस्तु पर क्या करेगी? बल लगाएगी। तो इसका मतलब दूरी पर कार्यरत बल तभी होंगे जब एक वस्तु अपने चारों तरफ कोई क्षेत्र उत्पन्न करेगी, इसलिए इसको अपन क्षेत्रीय बल भी बोल देते हैं। तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये कौन से बल है? दूरी पर कार्यरत बल। संपर्क बल तब आएंगे जब दो सतह एक दूसरे को टच करेगी, फिजिकली एक दूसरे को टच करने पर ही ये बल लगेंगे। तो संपर्क बल क्या होंगे? जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर संपर्कित होने के पश्चात बल लगाएगी तो उनको हम संपर्क बल बोलेंगे। जैसा आप सब जानते हैं घर्षण बल एक संपर्क बल है। आगे जाकर अपन एक और बल पढ़ेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल या अभिलंब बल भी बोल सकते हैं। सी तनाव बल। ये सब बल कौन से बल होंगे? संपर्क बल। इनको अपन बाद में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में समझाने लग जाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पिंडों के मध्य की दूरी के आधार पर बलों को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक को बोला क्षेत्रीय बल, दूरी पर कार्यरत बल, क्षेत्रीय बल या दूरी पर कार्यरत बल, और एक को बोला गया संपर्क बल। क्षेत्रीय बल या दूरी पर कार्यरत बल वो होंगे जब पिंड एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे पर क्या करेंगे? बल लगाएंगे। तो ये ऐसा तभी होगा जब हर पिंड अपने चारों तरफ क्या करेगा? कोई क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये पिंड इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इस पिंड पर इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र की वजह से क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो दूरी पर कार्यरत बल तभी होंगे जब पिंड अपने चारों तरफ कोई अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, इसलिए इन बलों को क्षेत्रीय बल भी बोल देते हैं। संपर्क बल तब आएंगे जब दो पिंड एक दूसरे को संपर्कित करेंगे, उदाहरण के तौर पर घर्षण बल, अभिलंब बल और तनाव बल आदि। वैसे बल्कि ये जो परिभाषा मैंने आपको दी है, क्या दी है कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। एक और परिभाषा अपन ने दी, बल वह कारक है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। फिर यह एक और परिभाषा दी कि बल वह कारक है जो वस्तु के में क्या उत्पन्न करता है? त्वरण उत्पन्न करता है अथवा त्वरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। शॉर्टकट बात क्या है? अगर आप किसी वस्तु का वेग बदलना चाहते हैं, आप सब जानते हैं वेग सदिश राशि है, तो वेग तीन प्रकार से बदला जा सकता है, केवल परिमाण बदलकर, केवल दिशा बदलकर और परिमाण और दिशा दोनों बदलकर। तो अगर आप वस्तु का वेग बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। बिना बल लगाए आप वस्तु का वेग बदल नहीं सकते। और जैसा मैंने आपको बोला कि बल तीन प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, वेग तीन प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। वेग में परिवर्तन तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या? केवल वेग का परिमाण बदले, केवल वेग की दिशा बदले, और तीसरा केस क्या है? जब परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये वस्तु है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है।
आप इसका केवल वेग का परिमाण बदलना चाहते हैं, वेग बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा। ये वस्तु है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो मेरे को इसका वेग बढ़ाना या घटाना है, तो बल किधर लगाना पड़ेगा, या तो वेग की दिशा में या वेग के विपरीत दिशा में। जब हम बल वेग की दिशा में लगाएंगे तो वेग का परिमाण बढ़ेगा, और जब वेग की विपरीत दिशा में लगाएंगे तो वेग का परिमाण घटेगा। लेकिन पिंड या कण क्या करेगा, सीधा ही चलेगा। बोले तो बल अगर वेग के समानांतर दिशा में लगाता है तो केवल वेग का परिमाण बदलेगा, वेग की दिशा नहीं बदलेगी। लेकिन अगर हम ये टेबल है मान लीजिए, इस टेबल पर एक वस्तु चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और मेरे को इसके वेग की दिशा बदलनी है, वेग की दिशा बदलनी है, तो मेरे को बल किधर लगाना पड़ेगा, इसके वेग के लंबवत दिशा में लगाना पड़ेगा, इसके वेग के लंबवत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं टेबल पर ही लगा देता हूं। मींस ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और मैंने बल टेबल की सतह पर इसके लंबवत पर लगा दिया, इस वाली भुजा के समानांतर लगा दिया, तो बल वेग के लंबवत होगा। तो जब बल वेग के लंबवत होगा तो बल का कोई भी घटक वेग की दिशा में नहीं आएगा, बल का कोई भी घटक वेग की दिशा में नहीं आएगा। तो जब बल का कोई भी घटक वेग की दिशा में नहीं आएगा, लेकिन तो वेग का ना तो परिमाण बढ़ेगा और नहीं परिमाण घटेगा। लेकिन बल तो लग रहा है तो वेग तो बदलेगा, लेकिन क्या बदलेगी, वेग की दिशा बदल जाएगी, वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, केवल क्या बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी। और अगर आप क्या करें, ये वस्तु चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, मैं इस पर बल इधर लगा दूं, तो इस पर बल जब मैं इधर लगा दूंगा तो वेग का घटक आ गया इधर F cos थीटा, और वेग का बल का घटक आ गया वेग की दिशा में F cos थीटा, और बल का यह घटक आ गया जो वेग के लंबवत है। तो बल का यह घटक चूंकि वेग की दिशा में है, तो बल का यह घटक वेग के क्या बदलेगा, परिमाण को बदलेगा, और बल का यह घटक चूंकि वेग के लंबवत दिशा में, या यूं बोलूं इस वाले घटक का वेग की दिशा में कोई प्रभाव नहीं आएगा, तो ये इस वाले घटक की वजह से ना तो वेग बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन ये क्या बदल देगा, वेग की दिशा को बदल देगा। क्या बदल देगा, वेग की दिशा को बदल देगा। तो मैं बहुत गजब की बात बोल रहा हूं, बल का वह घटक जो वेग की दिशा में है वह वेग के परिमाण को बदलता है, वह वेग के परिमाण को बदलता है, तथा बल का वह घटक जो वेग के लंबवत है वह केवल वेग की दिशा बदलता है, वह केवल वेग के परिमाण को बदलता है। ठीक है, तो मतलब समझिएगा, अगर आपको वेग का केवल परिमाण बदलना है तो बल किधर लगाना पड़ेगा, बल वेग की दिशा में या विपरीत लगाना पड़ेगा, या वेग के विपरीत लगाना पड़ेगा। ठीक, और अगर आपको केवल वेग की दिशा बदलनी है तो बल क्या करना पड़ेगा, वेग के लंबवत दिशा में लगाना पड़ेगा। और अगर आपको दोनों बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल न तो वेग की दिशा में लगाना पड़ेगा न उसके लंबवत। बोले तो बल इससे कुछ कोण पर लगाना पड़ेगा ताकि बल का कुछ घटक वेग की दिशा में आ जाए और कुछ घटक वेग के लंबवत दिशा में आ जाए। तो यह घटक तो वेग का परिमाण बदलेगा और ये घटक वेग की दिशा बदलेगा। तीनों ही केस में वेग बदलेगा, क्योंकि वेग क्या बताया, परिमाण प्लस दिशा। केवल परिमाण बदलता है तो वेग बदलता है, केवल दिशा बदलती है तो वेग बदलता है, और दोनों बदलते हैं तो वेग बदलता है। तो ये मैंने बहुत गजब की बात लिख दी है, बहुत गजब की बात समझा दी है कि बल वेग बदलेगा। अब वेग में क्या बदलेगा, तो बल का वह घटक जो वेग की दिशा में
वो तो परिमाण बदलेगा, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। वेग की दिशा का मतलब वेग की दिशा में या उसके विपरीत है, तो वेग के परिमाण को बदलेगा। और बल का वह घटक जो वेग के लंबवत दिशा में है वह परिमाण नहीं बदलेगा, वो केवल क्या बदलेगा, दिशा बदलेगा। ठीक है कि ये बात क्लियर। अब इसी बल की परिभाषा जो मैंने आपको प्रदान की, ये वैसे ही बल की परिभाषा आई थी गति के प्रथम नियम से। तो गति का अपन प्रथम नियम पढ़ते हैं और आप देखिएगा एक्चुअल में जो ये परिभाषा मैंने दी है क्या, कि बल वह कारक है जो वस्तु के वेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है। इसका मतलब अगर बल नहीं लगेगा तो वस्तु का वेग नहीं बदलेगा, या यूं बोलूं वस्तु का वेग बदलना है तो क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअल ये डेफिनेशन आई कहां से थी, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। तो अब अपन बात करते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको आप सब जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अथवा यदि वस्तु किसी वेग से किसी दिशा में गति कर रही है तो उसी वेग से वह उसी दिशा में गति करते रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई परिणामी बल कार्य न करे। जब तक कि उस पर कोई परिणामी बल कार्य न करे, अर्थात वस्तु पर बल नहीं लगे, अर्थात वस्तु पर बल नहीं लगे तो रुकी रहना चाहती है, और चल रही है तो उसी वेग से चलते रहना चाहती है। मींस वेग 0 है तो वह वेग 0 ही रखना चाहती है, और अगर उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा में तो लगातार 5 मीटर पर सेकंड वेग से पूर्व दिशा में ही गति करते रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बल कार्य न करे, अर्थात बल नहीं लगे, तो वस्तु रुकी तो रुकी रहेगी, चल रही है तो उसी वेग से चलती रहेगी, अर्थात वस्तु का वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, अर्थात वस्तु का वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसका मतलब अगर क्या है, वस्तु का वेग बदलना है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला गया, यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, और अगर वो किसी वेग से तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अर्थात उसका वेग 0 है तो वो वेग 0 रखना चाहती है, और अगर वो किसी वेग से गति कर रही है तो लगातार उसी वेग से गति करते रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई परिणामी बल कार्य न करे, अर्थात वस्तु पर परिणामी बल नहीं लगेगा तो वस्तु अपना वेग क्या रखेगी, नियत रखेगी। इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं कि अगर वस्तु का वेग आपको बदलना है, वस्तु का वेग आपको अगर परिवर्तित करना है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और शायद यही बल की परिभाषा थी कि बल वह कारक है
जो वस्तु के वेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है, अर्थात उसका वेग नियत नहीं रहने देता। तो एक्चुअल बल की परिभाषा कहां से आई थी, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। तो अपन बोल सकते हैं गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है, बल को परिभाषित करता है। तो बल को कैसे परिभाषित किया कि बल वह कारक है जो वस्तु के वेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्योंकि अगर बल नहीं लगेगा तो वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, और अगर वो किसी वेग से चल रही है तो वह लगातार उसी वेग से चलते रहना चाहती है। इसका मतलब वस्तु तो क्या रखना चाहती है, अपना वेग नियत रखना चाहती है। वस्तु नहीं चाहती कि उसका वेग बदले, वस्तु बोलती है मैं तो रुकी हूं तो रुकी रहूंगी और चल रही हूं तो उसी वेग से चलती रहूंगी। मेरा वेग तो तब बदलता है जब मेरे पर बाहर से क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो वस्तु की तो इच्छा है कि उसका वेग क्या रहे, नियत रहे, अर्थात वस्तु वेग में परिवर्तन का विरोध करती है। अरे वस्तु तो क्या चाहती कि मेरा वेग जीरो है तो जीरो रहे, मैं रुकी हूं तो रुकी रहूं, और अगर मैं किसी वेग से किसी दिशा में गति कर रही हूं तो उसी वेग से उसी दिशा में गति करते रहना चाहती हूं। बोले तो वो अपना वेग बदलना नहीं चाहती। तो अगर आपको उसका वेग बदलना है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, वो तो चाहती कि मेरा वेग नियत रहे, उसकी इच्छा के विरुद्ध आपको काम करवाना है। नहीं हमको तो वेग बदलना है, बस बोलती नहीं मैं तो नहीं चाहती। तो अगर आपको उसका वेग बदलना है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगवाना पड़ेगा। फोर्स लगाएंगे तभी वस्तु का वेग बदलेगा, अन्यथा वस्तु तो अपना वेग बदलना नहीं चाहती, वो अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, मम्मी पापा पढ़ाना चाहते हैं, तो मम्मी बोलती है बेटा पढ़ ले, नहीं तो फिर पापा को बोलोगे, और नहीं पढ़ेगा तो मोबाइल ले लिया जाएगा, शाम का खाना नहीं दिया जाएगा, या गाड़ी नहीं मिलेगी, कल से स्कूल में पैदल जाना पड़ेगा। तो वो आप पर फोर्स डालती है ताकि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करो, आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, उनकी इच्छा के हिसाब से थोड़ा काम कर लो, आपकी इच्छा तो नहीं उनकी इच्छा से काम कर लो। इसी तरह से वस्तु बोलती कि मैं तो वेग नहीं बदलना चाहती, तो वस्तु का वेग बदलना है, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वस्तु के अंदर ऊपर वाले ने अपने आप ही एक प्रॉपर्टी दे दी जिसकी वजह से वो अपना वेग नियत रखना चाहती है। वेग नियत रखने का मतलब वेग परिवर्तित नहीं करना चाहती। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना वेग नियत रखना चाहती है या अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है, जड़त्व। क्या कहलाता है, जड़त्व। जड़त्व का मतलब ही मेंटेन रखना, जो चीज है उस चीज को मेंटेन रखना। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना वेग नियत रखना चाहती है या अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है, जड़त्व। यह तो एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करती है। अब यह पता करना है कि किस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा, किस वस्तु का जड़त्व कम होगा। जड़त्व ज्यादा होने का मतलब कौन सी वस्तु अपने वेग में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगी, और कौन सी और जड़त्व कम होने का मतलब कौन सी वस्तु अपने वेग में परिवर्तन का विरोध कम करेगी। तो ये कैसे पता लगेगा किस वस्तु का जड़त्व ज्यादा है, किस वस्तु का जड़त्व ज्यादा है। तो दिमाग में आता है अरे ये बड़ी सारी वस्तु है तो इसका जड़त्व ज्यादा हुआ। नहीं, वस्तु का जड़त्व वस्तु के आकार से नहीं दिया जाता, वस्तु का जड़त्व दिया जाता है द्रव्यमान से। किससे, द्रव्यमान से। तो वह भौतिक राशि जिसकी सहायता से जड़त्व को नापा जाता है द्रव्यमान कहलाती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा। जड़त्व ज्यादा होने का मतलब वेग में परिवर्तन का विरोध भी, वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी। वेग में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करने का मतलब समझेगा, द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व ज्यादा, वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा। वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा होने का मतलब रुकी हुई है तो आपको उसको चलाना है तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, या यूं बोलूं आप बल लगाएंगे तो उसका वेग धीरे धीरे बदलेगा। और अगर वो चल रही है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो आप उसका वेग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बल लगाना पड़ेगा, या वेग कम करना भी चाहते हैं तो भी आपको बल लगाना पड़ेगा। तो आप बल लगाएंगे तो उसका वेग बदलेगा तो सही,
लेकिन चूंकि जड़त्व ज्यादा है तो वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी, इसका मतलब उसका वेग धीरे धीरे ही बढ़ेगा और धीरे धीरे ही घटेगा। जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व भी कम, वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम, अर्थात कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग आसानी से बदल जाएगा, आसानी से बढ़ भी जाएगा और आसानी से घट भी जाएगा। तो मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं अपन। मान लीजिए एक ये वस्तु है मेरे पास, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसका अरे ये बलून भी हो सकता है और ये पत्थर भी हो सकता है, तो आकार से मतलब नहीं है कि बड़ी वस्तु है, बड़ी दिख रही तो द्रव्यमान ज्यादा, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है। ये गुब्बारा जिसका द्रव्यमान बहुत कम होता है और ये पत्थर है छोटा होने के बावजूद भी द्रव्यमान ज्यादा, तो आकार से लेना देना नहीं है, द्रव्यमान से लेना देना है। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने वेग नियत रखना चाहती है या वेग में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। और वह भौतिक राशि जिसकी सहायता से जड़त्व नापा जाता है क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा, वह वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी। अर्थात अगर रुकी है तो बल लगाएंगे, उसको चलाने के लिए बल लगाएंगे तो उसका वेग टपर धीरे धीरे बढ़ेगा। चल रही है, आपको उसका वेग रोक कम करना है तो आप बल लगाएंगे तो भी उसका वेग धीरे धीरे ही कम होगा, क्योंकि वह वेग में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगी, इसका मतलब उसका वेग धीरे धीरे परिवर्तित होगा। तो मतलब समझिएगा आप, ये एक वस्तु है 1 किलोग्राम की, ये वस्तु है 100 किलोग्राम की, दोनों रुकी हुई है, दोनों पर मैंने समान बल एक ही दिशा में लगाया, तो भैया लोगों क्या होगा? इसका द्रव्यमान कम, जड़त्व कम, वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी और वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी। तो पता लगा इसका वेग तेजी से बदलेगा, और 5 सेकंड में इसका वेग बदलकर मान लीजिए कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व ज्यादा, वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी, तो वेग तो बदलेगा। क्यों बदलेगा? बल लग रहा है। लेकिन पता लगा इसी समय के दौरान इसका वेग तो 0 से 5 सेकंड में कितना हो गया? 50, लेकिन इसका वेग क्या होगा? 0.5 मीटर पर सेकंड। इसी 5 सेकंड के अंदर इसका वेग केवल मात्र बढ़ पाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। ये केवल उदाहरण के तौर पे नहीं, डाटा पे मत जाना। तो पता लगा इसका वेग तो 5 सेकंड में बढ़ के 50 हो गया, इसका वेग बदला तो सही, और 5 सेकंड में 0 से बढ़ते कितना हुआ? केवल 0.5 मीटर पर सेकंड। क्यों हुआ? क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व ज्यादा, तो वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी। तो आप इसका वेग बढ़ाना चाहते हैं तो इसका वेग धीरे 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 बढ़ेगा और इसका वेग क्या होगा? तेजी से बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक वस्तु है 1 किलोग्राम की, एक दूसरी वस्तु है 100 किलोग्राम की, दोनों चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने दोनों पर बल लगाया, कितना लगाया? गति के विपरीत दिशा में लगाया। ये डाटा केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने मत बैठ जाना, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने दोनों पर बल लगाया, विपरीत दिशा में लगाया, समान मान का बल लगाया, तो पता लगा यह वस्तु तो क्या हो जाएगी? इसका द्रव्यमान कम, जड़त्व कम, वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम, तो इस वस्तु का वेग जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और इस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व ज्यादा, वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा, तो ये वस्तु बहुत देर तक चलती रहेगी। यूं मान लीजिए कि इसका वेग अगर 5 सेकंड में खत्म हो जाता है तो इसका वेग 500 सेकंड में जाकर खत्म होगा। फिर डाटा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए, अर्थात इसकी गति तो जल्दी खत्म हो जाएगी और इसकी गति देर तक चलती रहेगी। यूं बोलूं
इसका वेग 10 से 0 केवल 5 सेकंड में हो गया, लेकिन इसका वेग 10 से 0 होने में 500 सेकंड लगा। इसका मतलब इसका वेग तो तेजी से बदल गया और इसका वेग बदलने में टाइम ज्यादा लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व ज्यादा, वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी और वेग में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगी तो साफ इसका वेग धीरे धीरे कम होगा और इसका वेग शून्य होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और इसका द्रव्यमान कम, जड़त्व कम, वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी तो इसका वेग जल्दी ही तेजी से कम हो जाएगा और फटाफट ही 0 हो जाएगा। ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है टाइम, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। कैलकुलेशन का अगर हम एक्यूरेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि कितनी देर में रुकेगी, लेकिन मैंने केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखते हैं, इसलिए इन डाटा फॉर्मा जाना, बस इस चीज पे जाना, द्रव्यमान कम, जड़त्व कम, वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम और वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम होगा तो इसका वेग जल्दी से ही कम हो जाएगा, जबकि इसका वेग धीरे धीरे कम होगा तो इसका वेग कम होने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब एक और बात, इससे एक बहुत बढ़िया बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि जब हम गति की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर हम गति का मतलब किससे समझते हैं? वेग से। हम सोचते हैं कि गति किस पर डिपेंड करती है? वेग पर डिपेंड करती है, लेकिन नहीं, गति केवल वेग पर ही डिपेंड नहीं करती, गति द्रव्यमान पर भी डिपेंड करती है। गति किस पर डिपेंड करती है? द्रव्यमान पर भी डिपेंड करती है। आप देखिएगा कैसे, ये दो वस्तुएं थी, दोनों का वेग सेम था, समान बल लगाया, लेकिन पता लगा इस वाली वस्तु का वेग जल्दी 0 हो गया, या ये बोलूं इस वस्तु की गति जल्दी खत्म हो गई, जबकि इस वस्तु की गति देर तक चलती रही। इस वस्तु की गति देर तक चलती रही, बोले तो ये बहुत देर तक चलता रहा, जबकि इसकी गति तो जल्दी ही खत्म हो गई। तो अगर गति केवल वेग पर ही निर्भर करती तो समान बल लगाने पर दोनों की गति एक साथ खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी गति तो जल्दी खत्म हो गई, उसकी गति खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लगा, अर्थात इसके अंदर गति की मात्रा ज्यादा है, इसके अंदर गति की मात्रा क्या है? कम। तो गति केवल वेग पर ही निर्भर नहीं करती, गति द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, अर्थात गति की जो मात्रा है वो उसमें वह केवल वेग पर ही निर्भर नहीं होगी, वह द्रव्यमान पर भी निर्भर होगी। फिर थोड़ा सा गौर फरमाएं, ये दोनों वस्तु थी, दोनों पर समान बल लगाया था और जब दोनों पर समान बल लगाया था तो गति अगर वेग पर निर्भर करती तो समान समय में दोनों के वेग में परिवर्तन क्या होता? समान होता, लेकिन चूंकि इन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, इस वजह से समान बल लगाने पर समान समय में वेग में परिवर्तन क्या आया? समान नहीं आया, अलग अलग आया। तो गति केवल वेग पर निर्भर नहीं करेगी, गति वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी। तो वह भौतिक राशि जिसमें गति की संपूर्ण मात्रा निहित होती है क्या कहलाती है? संवेग। क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है भैया लोगों। क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। तो वह भौतिक राशि जिसमें गति की संपूर्ण मात्रा निहित होती है क्या कहलाती है? संवेग। तो आप लोगों ने बोला गति केवल वेग पर निर्भर नहीं करती, गति द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, अर्थात संवेग में द्रव्यमान भी आएगा और वेग भी आएगा। यही वजह है कि संवेग का सूत्र बोला गया द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग क्या है? वह राशि जिसमें पूरी गति की मात्रा आती है संवेग कहलाएगा, और गति केवल द्रव्यमान वेग पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, इसलिए संवेग में द्रव्यमान भी आ गया और वेग भी आ गया। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग। तो जिस वस्तु का संवेग ज्यादा है उसमें गति की मात्रा ज्यादा है, जिस वस्तु का संवेग कम है उसमें गति की मात्रा कम है। अब मतलब समझिएगा, देखना, ये 1 किलोग्राम वाली वस्तु थी, ये भी 1 किलोग्राम वाली वस्तु थी, इस पर बल लगा है 10 न्यूटन, यह चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, ये चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, दोनों पर बल लगा है समान मान का 10 न्यूटन विपरीत दिशा में। तो साफ पता लगा है दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों पर बल समान लगाया है, लेकिन ये वाली वस्तु B A की तुलना में तेजी से चल रही है, तो वस्तु A जल्दी रुक जाएगी और वस्तु B
कुछ देर बाद रुकेगी, अर्थात वस्तु बी के अंदर गति की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और ये तो अपन साफ साफ बोल देते हैं द्रव्यमान कम है, बल सेम लगा रहे हैं, तो कौन सी वस्तु देर से रुकेगी? जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। इसी तरह से ये 1 किलोग्राम वाली वस्तु है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ये 100 किलोग्राम वाली वस्तु है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। दोनों पर बल मैंने विपरीत दिशा में लगाया, दोनों पर बल मैंने विपरीत दिशा में लगाया। ठीक है, ये बात क्लियर? तो इसका द्रव्यमान कम है, चाहे दोनों का वेग से, इसका द्रव्यमान कम है, जड़त्व कम, वेग में परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी और ये वस्तु जल्दी रुक जाएगी। इसका द्रव्यमान ज्यादा है, जड़त्व ज्यादा, वेग में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगी और ये देर तक चलती रहेगी। ठीक, तो यहाँ तो क्या होता है, जब द्रव्यमान समान होते हैं तो अपन वेग के आधार पर बोल देते हैं कि कौन सी देर तक चलेगी। जब वेग समान होते हैं तो द्रव्यमान के आधार पर बोल देते हैं कौन सी देर तक चलेगी। लेकिन अगर द्रव्यमान और वेग दोनों अलग अलग हो गए, द्रव्यमान और वेग दोनों अलग अलग हो गए, इसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका द्रव्यमान 13 किलोग्राम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दोनों पर 10 न्यूटन का बल लगाया, इस पर भी 10 न्यूटन का बल लगाया। अब आपसे बोला जाए बताओ जिसकी गति जल्दी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ तो अपन आसानी से बोल दिया था, यहाँ पर भी आसानी से बोल दिया था। लेकिन जब द्रव्यमान और वेग दोनों अलग अलग होंगे तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो बेसिकली जिस वस्तु की गति की मात्रा ज्यादा होगी वह ज्यादा देर तक चलेगी अगर बल समान लगेगा, तो जिसकी गति की मात्रा कम होगी वह कम समय तक चलेगी। तो हुआ क्या था, यहाँ पर गति की मात्रा वह भौतिक राशि जिसमें गति की संपूर्ण मात्रा निहित होती है, क्या कहलाती है? संवेग। गति केवल वेग पर निर्भर नहीं करती, गति द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। तो संवेग किसके बराबर आता है? द्रव्यमान इंटू वेग। इसके द्रव्यमान इंटू वेग का गुणन किया कितना है? 10। इसके द्रव्यमान इंटू वेग का गुणन किया कितना है? 20। ठीक है कि ना? तो इसका संवेग ज्यादा है, इसका संवेग क्या है? कम है। तो जिसका संवेग कम उसमें गति की मात्रा कम, तो समान बल लगाने पर उसकी गति जल्दी खत्म हो जाएगी। इसकी गति जल्दी खत्म हो गई, इसकी गति देर तक चलती रही। इसका संवेग कितना? 10। इसका संवेग कितना? 1000। तो इस वाले के अंदर गति की मात्रा ज्यादा है, तो जब समान बल लगाएंगे तो ये वस्तु देर तक चलती रहेगी। अब इसका संवेग देखिए कितना है? 60। इसका संवेग देखिए कितना है? 65। द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसका संवेग ज्यादा है, तो जब आप समान मान का बल लगाएंगे तो क्या हुआ? ये देर तक चलेगा और इसकी गति जल्दी ही खत्म हो जाएगी। क्या होता है, जब वेग समान होता है, तो जब द्रव्यमान समान होता है तो अपन वेग के आधार पर बोल देते हैं, जब वेग समान होता है तो द्रव्यमान के आधार पर बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल गति की टोटल क्वांटिटी क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो जिसका संवेग ज्यादा होगा उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन, गति की मात्रा ज्यादा होगी, तो आप जब समान बल विपरीत दिशा में लगाएंगे तो उस वस्तु की गति जल्दी खत्म हो जाएगी जिसका संवेग कम है, और उस वस्तु की गति देर तक चलती रहेगी जिसका संवेग क्या है? ज्यादा है। जिसका संवेग क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो भैया गति केवल वेग पर निर्भर नहीं करती। अपने दिमाग में आता है कि यार तेज चल रही है इसका मतलब गति ज्यादा है, धीरे चल रही है इसका मतलब गति कम है। नहीं, गति वेग पर निर्भर नहीं है, गति वेग के साथ साथ द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। तो जब आपको किसी वस्तु की गति देखनी है तो आप उसका क्या देखिए? संवेग, जो कि क्या होगा? द्रव्यमान इंटू वेग। तो हो सकता है धीरे चल रही वस्तु की गति ज्यादा हो, गति की मात्रा ज्यादा हो। आपने देखा 10 किलोग्राम वाली वस्तु 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो उसकी गति की मात्रा केवल कितनी थी? 60। और 13 किलोग्राम वाली वस्तु धीरे चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसके अंदर गति की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी। तो गति में केवल आप ये ना समझे कि केवल वेग ही होता है, नहीं, गति में वेग के साथ साथ द्रव्यमान भी होता है। ठीक है,
तो अगर m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। सदिश रूप में लिखूंगा तो m इंटू वी वेक्टर, वेग की दिशा ही किसकी दिशा होती है, संवेग की दिशा, वेग की दिशा ही संवेग की दिशा होगी। मात्रक क्या होगा इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। v में सूत्र क्या हो जाएगा भैया, m1 l1 t-1, और ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो चलिए आज इतना सा स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति के द्वितीय नियम। मैं समझाने के लिए जो डाटा आपको लेता हूं वो एक्यूरेट डाटा नहीं होते, क्योंकि समझाने के पॉइंट व्यू से, कंपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर आपको एक्चुअल डाटा निकालना है तो फिर आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास एक्चुअल डाटा आएगा। तो अगर कोई समझाने में डाटा जो मैंने लिए वो एक्चुअल डाटा से अलग है तो आप घबराइए मत, वो केवल समझाने के पॉइंट व्यू से, कंपैरिजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा लिए गए। ठीक है, थैंक यू।